इंडिया, रंगों से भरा देश, अलग अलग कल्चर और एक इतिहास जो हजारों साल पुराना है। बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक इंडिया की कहानी एक महाकाव्य की तरह खुलती है। यह एक ऐसी कहानी है जो इसके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन, धर्मों के जन्म और इसके लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण। इंडिया को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके अतीत की यात्रा करनी होगी, बीते युगों की गूंज को एक्सप्लोर करना होगा। जरा सोचिए, पुराने मंत्रों की गूंज समय के साथ गूंज रही है, रथों की गड़गड़ाहट पत्थरों वाली सड़कों पर और राजाओं और दार्शनिकों की फुसफुसाहट। इंडिया का इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित सांस लेने वाली संस्था है जो वर्तमान को आकार देती रहती है। यह एक ऐसी टेपेस्ट्री है जो लचीलेपन, नएपन और अपनी जड़ों से गहरे संबंध के धागों से बुनी गई है। जैसे जैसे हम इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में उतरेंगे, हम इसके वास्तुशिल्प के चमत्कारों के पीछे के रहस्य, इसके प्राचीन ग्रंथों की प्रतिभा और इसकी कला और संस्कृति की स्थायी विरासत को उजागर करेंगे। दक्षिण के विशाल मंदिरों से लेकर उत्तर के राजसी किलों तक इंडिया का हर कोना एक गौरवशाली अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है। तो आइए समय के पन्नों को पलटें और इंडिया के इतिहास के केंद्र के माध्यम से एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य शुरू करें। जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतिहास के पन्नों में गुम हो गई, वैसे ही इंडियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सेंट्रल एशिया से इंडो एरियन ट्राइब्स का आना ये नई शुरुआत थी। ये पीरियड 1500 BCE से 500 BCE तक चला। इसे वैदिक एज कहते हैं। वेदास, जो सेक्रेड हिम्स, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज का कलेक्शन है, उन्हीं के नाम पे इस एज का नाम पड़ा और ये वेदास ही हिंदुइज्म की नींव है। सेक्शन 1, द राइज ऑफ महाजनपद, सीड्स ऑफ एम्पायर। जैसे ही वैदिक एज, लेटर सेंचुरीज BCE में ट्रांजिशन हुआ। एंशिएंट इंडिया का सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज और लूसली अनऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स धीरे धीरे मिलकर बड़े और ज्यादा पावरफुल स्टेट्स बन गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। ये 16 महाजनपद, जिनका जिक्र एंशिएंट बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स में है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में फैले हुए थे। हर एक पावर और डोमिनेंस के लिए कोशिश कर रहा था। एक बड़ा सा चेस बोर्ड इमेजिन करो, जिसमें हर महाजनपद एक अलग प्लेयर है, स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल के लिए मूव कर रहा है। ये नए स्टेट्स अपनी फोर्टिफाइड सिटीज, स्टैंडिंग आर्मीज और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के साथ पहले के डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से अलग थे। ये जबरदस्त राइवलरीज में लगे हुए थे, अलायंस बना रहे थे और अपने टेरिटरीज और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वॉर्स कर रहे थे। इन महाजाना पदासों में से कुछ बहुत पावरफुल बन गए, उनके नाम हिस्ट्री में लिखे गए। मगध, जो आज के बिहार में है, सबसे पावरफुल किंगडम बनकर उभरा, स्ट्रेटेजिकली फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स में लोकेटेड और रिच आयरन डिपॉजिट्स से भरा हुआ। दूसरे प्रोमिनेंट महाजाना पदासों में कोसल, वत्स, अवंती और गांधार शामिल थे। हर एक एंशिएंट इंडियन कल्चर और पॉलिटिक्स के रिच टेपेस्ट्री में अपना योगदान दे रहा था। गैप 2S, इंटेंस कंपटीशन और कंसोलिडेशन के इस पीरियड ने इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर्स के इमर्जेंस के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। महाजाना पदासों ने अपने सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक प्रोवेस और मिलिट्री माइट के साथ इंपीरियल पावर्स के राइज के लिए नेसेसरी फाउंडेशन प्रोवाइड किया, जो सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से को अपने राज्य में यूनाइट करेंगे। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद इंडिया में छोटे राज्यों का राज आया, लेकिन 4वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी आई। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसे शुरू किया और गुप्ता एम्पायर ने इंडिया का गोल्डन एज लाया। गुप्ता राजा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री पावर और आर्ट्स और साइंस को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और ट्रेड रूट्स को फिर से शुरू किया। गुप्ताज के समय में आर्ट, लिटरेचर, साइंस और मैथ्स में एक नया दौर आया। संस्कृत लिटरेचर में कालिदास के नाटक जैसे मास्टरपीस लिखे गए। अजंता और एलोरा की गुफाएं गुप्ता पीरियड की कला का उदाहरण है। गुप्ताज ने एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और मेडिसिन में तरक्की की। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू और सोलर ईयर की लेंथ निकाली।
डेसिमल सिस्टम इसी समय में बना था। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद पर किताबें लिखी। 16वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के ढलान ने मुगल साम्राज्य के उदय का रास्ता साफ किया। 1520 में बाबर ने इसकी नींव रखी और मुगल साम्राज्य ने 3 सदियों से भी ज्यादा समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर राज किया। बाबर, जो एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था, उसने पानीपत की पहली लड़ाई में आखिरी लोधी सुल्तान को हराकर दिल्ली में मुगल शासन की स्थापना की। उसके पोते अकबर महान को मुगल बादशाहों में सबसे महान माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करके उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्से को अपने में मिला लिया। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था। उसने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को आकर्षित करते हुए संस्कृतियों का एक संगम स्थल बन गया। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर अकबर के परपोते शाहजहां के समय में पहुंचा। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो एक लुभावनी सफेद संगमरमर का मकबरा है। उसके शासनकाल में ही दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी हुआ, जो महलों, बगीचों और मस्जिदों का एक विशाल परिसर है। 17वीं सदी के आखिर में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, क्षेत्रीय ताकतों का उदय और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, इन सब ने मिलकर इस पतन में योगदान दिया। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति को पलट दिया और गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया टैक्स लगा दिया। उसकी इन नीतियों के कारण जगह जगह विद्रोह हुए, खासकर दक्कन के इलाके में। ये विद्रोह और साथ ही मराठों और सिखों जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय मुगल साम्राज्य को कमजोर करने लगा। इस बीच यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बना रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत दिखानी शुरू कर दी और आखिरकार इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का रास्ता तैयार किया। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है। इसने एक नए अध्याय की शुरुआत भी की, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। बाद के मुगल काल में बोए गए बेचैनी के बीच आगे चलकर स्वराज के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में खिले। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नई ताकत बनकर उभरी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में वे विनम्र व्यापारियों के रूप में आए थे, लेकिन उनकी व्यावसायिक आकांक्षाएं जल्द ही सत्ता की भूख में बदल गईं। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के आंतरिक संघर्षों और कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने क्षेत्रीय शासकों के साथ गठबंधन बनाए और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निगम से एक दुर्जय राजनीतिक शक्ति में बदल गई। 1755 में प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के उदय में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जीत दिलाई। इस निर्णायक जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दे दिया, जिससे उन्हें विशाल संसाधन प्राप्त हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल भी उदार नहीं था। लाभ और लालच से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। भारतीय बुनकरों को अत्यधिक कीमतों पर ब्रिटिश वस्त्र खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिससे व्यापक गरीबी और अकाल पड़ा। कंपनी के शोषण ने आक्रोश और विद्रोह के बीज बोए, जो अंततः स्वतंत्रता के लिए एक पूर्ण संघर्ष में बदल गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी राज ने भारतीयों के दिलों में विरोध की चिंगारी जला दी। पढ़े लिखे भारतीयों ने विदेशी राज की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने उस सिस्टम के इनहेरेंट इनजस्टिस को पहचाना जिसने उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया था। राष्ट्रीय चेतना का यह अवेकनिंग कई रूपों में प्रकट हुआ। राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने पुराने सामाजिक नॉर्म्स को चैलेंज किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की इनहेरेंट स्ट्रेंथ पर जोर दिया। 19वीं सदी में गवर्नेंस में इंडियंस की भागीदारी की मांग तेज होती गई।
1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़े लिखे भारतीयों के लिए ग्रीवेंसेस रखने का प्लेटफॉर्म बना। कांग्रेस का अप्रोच मॉडरेट था, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ रूल की वकालत करते हुए असर्टिव हो गया। 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों का एक ब्लेटेंट अटेम्प्ट, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस पार्टीशन ने स्वॉटशी मूवमेंट को जन्म दिया। इस मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ संघर्ष को और तेज कर दिया। पंद्रह अगस्त 1945 की आधी रात को एक देश आजादी के लिए जाग उठा। इंडिया, पुराने ज्ञान का देश, कॉलोनियलिज्म के शैकल्स तोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़ा। हवा एंटिसिपेशन से भरी थी। लाखों इंडियंस ने अपनी मेहनत से मिली आजादी का जश्न मनाया। आजादी का रास्ता लंबा और मुश्किल था, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से भरा। महात्मा गांधी फ्रेल लेकिन अदम्य नेता, होप और इंस्पिरेशन के बीकन की तरह खड़े थे। उनका पीस, यूनिटी और सेल्फ रिलायंस का मैसेज एक ऐसे देश के दिलों में गूंजा जो एक जस्ट सोसाइटी के लिए तरस रहा था। आजादी की सुबह पार्टीशन की त्रासदी से भी घिरी हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप दो आजाद देशों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। ये पार्टीशन मानव इतिहास के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक का कारण बना। चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडिया के नेता एक मजबूत देश बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया का सपना देखा था, जो जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों पर आधारित हो। आगे का काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विदेशी शासन से मुक्त हुए एक नए देश का जोश अडिग था। आजादी की खुशी के बाद देश बनाने का बड़ा काम शुरू हुआ। इंडिया इतनी अलग अलग तरह की जगहों वाला देश, बहुत सारी मुश्किलों से घिरा था। गरीबी, अनपढ़ता, सामाजिक असमानता और रियासतों को मिलाना। बंटवारे के जख्म गहरे थे और उनको भरना सबसे जरूरी था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने और समाज को बदलने का बड़ा काम शुरू किया। उनका मानना था कि इंडिया का भविष्य विज्ञान, तकनीक और उद्योगों में है। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, जिनका मकसद खेती को बढ़ाना और बड़े उद्योग बनाना था। मुश्किलें बहुत थीं। सदियों से अंग्रेजों के राज में बर्बाद हुई इंडिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की जरूरत थी। जातिवाद अब भी असमानता और भेदभाव फैला रहा था। धार्मिक तनाव देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बावजूद आजादी के बाद के शुरुआती सालों में इंडिया ने काफी तरक्की की। 1950 में एक नया संविधान बनाया गया, जिसने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया। किसानों की परेशानी दूर करने के लिए जमीन के नियम बदले गए और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर चलते हुए इंडिया की विदेश नीति ने दुनिया में उसे सम्मान दिलाया। आजादी की खुशी के बाद देश बनाने का बड़ा काम शुरू हुआ। इंडिया इतनी अलग अलग तरह की जगहों वाला देश, बहुत सारी मुश्किलों से घिरा था। गरीबी, अनपढ़ता, सामाजिक असमानता और रियासतों को मिलाना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने और समाज को बदलने का बड़ा काम शुरू किया। उनका मानना था कि इंडिया का भविष्य विज्ञान, तकनीक और उद्योगों में है। इन सब के बावजूद आजादी के बाद के शुरुआती सालों में इंडिया ने काफी तरक्की की। आजादी के बाद से इंडिया का सफर कमाल का रहा है। एक गरीब और अंडर डेवलप्ड देश से ये एक ग्लोबल पावर बन गया है, डेमोक्रेसी का बीकन और एक अनसर्टन दुनिया में रेजिलियंस का सिंबल। इसकी इकोनॉमी, जो पहले कॉलोनियल पॉलिसीज से जकड़ी हुई थी, अब इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोइंग मिडिल क्लास की एस्पिरेशन से ऊपर उठ रही है। इसके सिटीज, जो पहले क्वाइट कॉलोनियल आउटपोस्ट्स थे, अब एक वाइब्रेंट एनर्जी से धड़क रहे हैं। लेकिन इंडिया की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की नहीं है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। एक ऐसे देश की जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को दूर करने की कोशिश कर रहा है। कास्ट सिस्टम हालांकि अभी भी एक पावरफुल फोर्स है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। विमेन, जो पहले पीछे रह जाती थी, अब लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एजेंट्स ऑफ चेंज के रूप में अपनी जगह बना रही है। इंडिया का ट्रस्ट विथ डेस्टिनी अभी खत्म नहीं हुआ है। चैलेंजेस अभी भी हैं।
पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, करप्शन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अभी भी इसकी प्रोग्रेस पर छाए हुए हैं। फिर भी इंडिया का स्पिरिट, इसका इंडोमिटेबल स्पिरिट, अपने पोटेंशियल में इसका बिलीफ अभी भी मजबूत है। इसके फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम्स, एक ऐसा देश जो जस्ट, इक्विटेबल और प्रॉस्परस हो, अभी भी इसका रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया आगे देखता है, वो पर्पस और ऑप्टिमिज्म के साथ देखता है। ये एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन के रूप में अपने रोल को पहचानता है, जो पीस, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। ये पूरी दुनिया के देशों के साथ अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के ब्रिजेस बनाना चाहता है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी विजडम और एक बेटर वर्ल्ड के लिए अपनी एस्पिरेशंस शेयर करना चाहता है। इंडिया का जर्नी ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का सबूत है, एडवर्सिटी से ओवरकम करने की, ड्रीम करने की, इनोवेट करने की और एक बेटर फ्यूचर बनाने की इसकी कैपेसिटी का। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता है, ये अपने लोगों के ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के होप्स और एस्पिरेशंस को साथ लेकर चलता है, जो फ्रीडम, डेमोक्रेसी और एक ब्राइटर टुमारो के प्रॉमिस में बिलीव करते हैं।